Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Let us start with the practice questions. पहला question. With reference to the Congress of Vienna, consider following statement. Congress established the German Confederation as a loose association of 39 states under Austrian influence. Second, Congress led to immediate nationalist movement, resulting in unification of Germany and Italy by 1825. कौन सा सही है? कांग्रेस ने ऑस्ट्रियाई प्रभाव के तहत 39 राज्यों के एक ढीले संघ के रूप में जर्मन परिसंघ की स्थापना की। कांग्रेस ने तत्काल राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1825 तक जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया। हाँ, क्या है ये? इतना पहले नहीं हुआ था सबका? सही है, आपका काफी करीब है। आप बताइए, आप लोग 1825 नहीं होगा? कब होगा? 1872? ये गलत है। पहला? व्हाट अबाउट द फर्स्ट? पहला सही है, फर्स्ट। Congress established German Confederation as a loose association of 39 states under Austrian influence. सही है या गलत? ऑनलाइन से भी प्लीज आंसर। पहला सही है। यही नींव रखता है जिससे कि हम आगे जाके जर्मनी का यूनिफिकेशन करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सही हूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider following statements regarding North Macedonia. North Macedonia is a landlocked country in Balkan Peninsula. Statement 2, it shares a maritime boundary with the Adriatic Sea. कौन सही है, कौन गलत है? एक गलत है। कौन सा गलत है? अच्छा, एक में लैंडलॉक्ड है और एक में एक गलत है। इसका मतलब पहला दूसरा ऐसे ही एलिमिनेट कर दे, क्योंकि अगर लैंडलॉक होगा तो फिर मैरीटाइम बाउंड्री नहीं होगा, मैरीटाइम बाउंड्री होगा तो फिर लैंडलॉक नहीं होगा। नॉर्थ मैसेडोनिया न्यूज में था कल परसों। सेकंड सही है आप लोगों का? कल परसों न्यूज में था ना ये? किस लिए न्यूज में था? घर जाके रिवाइज नहीं किया था? मैपिंग तो जरूरी है घर जाके। सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। अल्बानिया इधर है, ठीक है, लैंडलॉक कर देता है, तो जस्ट इट इज लैंडलॉक। नीचे ग्रीस है, ग्रीस के साथ इनका लड़ाई था। लड़ाई इस बात को था कि इनका जो एंशियंट ग्रीस का जो कैपिटल था वो मैसिडोनिया था। जो सिकंदर, जो अलेक्जेंडर है, उसका घर माना जाता था कि मैसिडोनिया से है और वहां से वो कैपिटल अपना बनाए थे। तो कंफ्यूजन होता था कि मैसिडोनिया अलग है कि ये है। तो इन्होंने अभी जाके एक एग्रीमेंट भी किया है, नॉर्थ मैसिडोनिया, तभी इन्होंने अपना नाम चेंज किया है, ठीक है? पहले मैसिडोनिया था। तो द करेक्ट आंसर विल बी first is correct, second is incorrect. So C will be the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to language provision in Indian Constitution, consider following statement. Article 343 of the Constitution declares Hindi in Devanagari script as the national language of India. ठीक है. दूसरा कह रहे हैं कि आर्टिकल 351 mandates union governments to promote spread of Hindi to enrich it by the assimilating element from the other language. कौन सा सही? दूसरा. पहला. संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है. अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने तथा अन्य भाषाओं के तत्वों को इसमें समाहित करने में इसे समृद्ध बनाने का अधिकार देता है. अब बताइए अंजलि, कौन लॉजिकल लग रहा है? इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज है अभी? क्या है इंडिया का नेशनल लैंग्वेज? हिंदी है. क्यों? तमिल वाले ऐसे बैठे हैं, छोड़ देंगे? कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है 22. इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर है. तो ये ऐसे ही लॉजिकली गलत हो गया. इतना लड़ाई इसी बात को तो लेके चल रहा है. ये लॉजिकली लग रहा है कि हिंदी में और चीजें आप इंक्लूड कर लीजिए, तब हम मानेंगे कि थोड़ा तमिल का भी वर्ड हो, थोड़ा मलयालम का भी वर्ड हो, लगे कि पूरा इंडिया का ही रिप्रेजेंटेशन है, तब इसको कोई भी प्रमोट करेगा. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द APAR, क्या है इसका फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यही है. APAR consider following statements. APAR ID is initiative under National Education Policy 2020. APAR ID function as the lifelong academic registry for the students tracking their educational progress. APAR ID के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें. APAR ID राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक पहल है एंड APAR ID छात्रों के लिए आजीवन शैक्षिक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करती है जो उनकी शैक्षिक प्रगति पर नजर रखती है. कौन सा सही है, कौन सा गलत? पहला सही. दूसरा? दूसरा का क्या चांस है, सही या गलत? तो मैंडेटरी इसमें लिखा भी नहीं है. सही होगा क्योंकि आपका टोटल अगर एकेडमिक वहां पे एज द डिजी लॉकर वहां पे है तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि वेरिफिकेशन आपका इजीली हो जाएगा, और दूसरा अगर आपको दिक्कत है तो कहीं से भी आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, और साथ साथ ट्रेसिंग भी हो सकता है कि आपका प्रोग्रेस कैसा है वो देख के वेरीफाई कर सकते हैं कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वदेश दर्शन स्कीम. Swadesh Darshan scheme was launched to develop thematic circuit for tourism infrastructure. Statement 2, the scheme primarily focus on promoting international tourism in India. Which one of the following is correct in respect to the above statement? Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. कौन सा सही लग रहा है? Swadesh Darshan scheme was launched to develop thematic circuit for tourism infrastructure. सही लग रहा है? सेकंड बोल रहा है द स्कीम प्राइमरली फोकस ऑन प्रमोटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म इन इंडिया. स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन अवसंरचना के लिए विषयगत सर्किट विकसित करने के लिए शुरू की गई थी. कथन 2, यह योजना मुख्य रूप से भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट?
पहला सही है, लॉजिकली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलप कर सकते हैं? एयरपोर्ट, रोड, बस स्टैंड, ठीक है, होटल्स, सर्किट्स डिफरेंट आजकल कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। एंड इसका मेन जो फोकस है वो डोमेस्टिक है, नॉट द इंटरनेशनल टूरिज्म है, कि आपस में हम लोगों को मथुरा, अयोध्या, ठीक है, जनकपुरी ये सब घुमाते रहे चारों तरफ, ठीक है, तो मेनली इट विल बी डोमेस्टिक, सो इट इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द गोलन हाइट्स रीजन इज लोकेटेड between which two countries? Israel and Jordan, Syria and Israel, Turkey and Syria, Lebanon and Israel. गोलन हाइट आजकल के फिर से न्यूज में है। बी, सीरिया एंड इजराइल, पक्का? आपका पूजा? बी, सबका बी? बी ही सही है, क्योंकि अभी और गोलन हाइट्स का जो फ्रंटियर है उससे भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ये जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। गोलन हाइट पहले सीरिया का पार्ट था। जब ये 6 डेज वार 1963 में इन्होंने लड़ाई किया था, तो इन्होंने वो एरिया कैप्चर कर लिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द प्रीलिम्स क्वेश्चंस। नाउ मेंस क्वेश्चंस। कल का सुबह मैंने पोस्ट किया था, किसी ने देखा था? किसी ने नहीं देखा? एकदम सुबह पोस्ट किया हूँ 4:30 बजे। अच्छा, देखा तो है। उठ के मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन ही बना के पोस्ट किया, मैंने कहा कल भूल गया था। इवेलुएट द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ समिट डिप्लोमेसी इन कॉन्टेम्पोरेरी इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये पढ़ा था, कल हम लोग डिस्कस किए थे, ये वाला डिटेल में नहीं किया था। कल वाले में नहीं था, 15th का जो न्यूज़पेपर था उसमें था। शशि थरूर ने लिखा था ना? शशि थरूर ने लिखा था, किसने लिखा था? अच्छा, शशि थरूर का तो आज आया है ये किसी और ने लिखा है। Evaluate the risk of benefit of summit diplomacy. What is the summit diplomacy? पहली बात तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? What is mean by this? समिट का मतलब क्या होता है? समिट चोटी, शिखर होता है ना, एक पहाड़ का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसी को समिट कहते हैं, शिखर, या हिंदी में है भी शिखर कूटनीति। तो शिखर पे और सब डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी दो देशों के बीच में होगा या दो लीडर्स के बीच में होगा, ठीक है, यही होगा। तो दो बड़े लीडरों के बीच में अगर किसी दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर बातचीत हो रही है, तो उसको हम समिट डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन वार रोकना है, तो जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में उस दिन हो गया, झगड़ा हो गया था, टीवी पे देखा था वो वाला सीन जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो समिट डिप्लोमेसी है। जैसे मोदी जी और ट्रम्प मिल रहे हो और बात कर रहे हो किसी बड़े मुद्दे पे, तो दैट विल बी द समिट डिप्लोमेसी। तो समिट डिप्लोमेसी हमेशा कोई ग्लोबल इश्यू होता है उसको ग्लोबल लीडर मिलके रिजॉल्व करते हैं। ये समिट डिप्लोमेसी का जो स्टार्ट हुआ था वियना, जो हम लोग अभी कांग्रेस ऑफ वियना पढ़े हैं ना 1814-15, उसी से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस समय पहली बार पूरी दुनिया के लीडर बैठ के पूरी दुनिया के समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ऑफ वियना आफ्टर द वाटरलू जो हुआ था, पर्टिकुलरली जो नेपोलियन पूरे यूरोप को तहस नहस कर दिया था, उसके बाद ही तो हुआ था ना, कि कैसे बैलेंस ऑफ पावर बनाया जाए। यही था मेन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना का मेन पर्पज, यही था। हिस्ट्री तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ वहीं से स्टार्ट होता है। फिर मॉडर्न टाइम में जो इजराइल एंड फलस्तीन के बीच में चल रहा है, या कोल्ड वार के टाइम पे चल रहा था, रीगन एंड कौन थे उस समय, मिक रीगन का किसके साथ वार्तालाप चल रहा था? रशियन कौन लीडर थे? गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव, उनके बीच में जो डिस्कशन चल रहा था कोल्ड वार का, वो भी सबमिट डिप्लोमेसी था।
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रिस्क भी है बेनिफिट्स भी है। रिस्क क्या है? अब जेलेंस्की एंड इनके बीच में क्या था? पब्लिक रिलेशन ज्यादा लग रहा था, प्रमोशनल ज्यादा लग रहा था एज कंपेयर टू द रिजॉल्विंग सम इशू। यही होता है ना, कई बार उनको लगता है कि इसको मुद्दा बना दिया जाए, अपनी जो लीडरशिप है उसको प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है। कई बार उस चक्कर में देश को घाटा होने लगता है, ठीक है, लोगों को फायदा नहीं हो पाता है, पर्सनल ईगो वहां पे क्लैश करने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और क्या दिक्कत हो सकती है? यहाँ पे डोमिनेंट जो होता है वो अपना बात मनवा लेता है। जैसे आप कहीं पे भी देखें, कांग्रेस ऑफ वियना की बात करें, ठीक है, तो वहां पे डोमिनेंट का ही चलेगा, कहीं ना कहीं वहां पे जो पीपल सेंट्रिक होने का चांसेस कम हो जाता है। बेनिफिट्स का क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स में अगर जाए तो क्या होगा कि एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है जहाँ पे डिस्कशन हो जा रहा है, जहाँ पे हम पीसफुल एक कन्वर्सेशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं जो थॉ होता है उसका हम स्टार्ट कर देते हैं। दो लोगों के बीच में तनाव हो, उसके बाद थॉ होता है, तभी चीजें जाके नॉर्मलाइज होती हैं। जैसे इंडिया एंड चाइना के बीच में पहले बात हुई, सी जिनपिंग एंड मोदी जी के बीच में, अभी हम अपने अपने सेना को वापस पुराने वाले लोकेशन पे लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब फायदे भी हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कंटेम्पोरेरी इंटरनेशनल रिलेशंस में। अभी कंटेम्पोरेरी में बात करना है तो अभी जो सेंटर मेन सेंटर हो गया है डिप्लोमेसी का, वो हो गया है कि ट्रेड हो गया है, बिजनेस टाइप का हो गया है। जैसा भी देखिए वो टर्म क्या मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसका रिजर्व चाहिए। इंडिया से क्या बोल रहे हैं कि हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदो, हमारे फाइटर जेट खरीदो, यही है ना। तो कहीं ना कहीं कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में रिस्क ये है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया है, दैट हैज नॉट बीन फॉर द पीस। हमारा मेन मुद्दा हमेशा पीस को अचीव करना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। इवेल्युएट है, इवेल्युएट का मतलब आपको जैसे इवेल्युएट करते हैं ना, जैसे मुझे कोई कॉपी दिया तो इवेल्युएट करता हूँ ना कि 15 में से कितने मार्क्स का ये लिखा है, सही पॉइंट लिखे हैं कि नहीं। तो आपको भी ये मुद्दा इवेल्युएट करना है कि कितना सच्चाई है। तो आप बेनिफिट्स पे भी लिखेंगे कि हाँ रिस्क भी है, फिर बेनिफिट्स का भी जो पॉइंट है वो भी आप कहेंगे कि हाँ इतना लगता है कि ये बेनिफिट्स भी है, ठीक है। क्लियर हो रही है व्हाट इज मीन बाय द इवेल्युएट?